गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। उसमें से पहले हम लोग क्या देखे थे कि स्थानीयकरण के जो प्रमुख सिद्धांत है, तो कौन कौन से सिद्धांत पढ़े थे? अल्फ्रेड वेबर का था क्या? न्यूनतम लागत सिद्धांत। लॉस व फेटर का था बाजार क्षेत्र विचारधारा। हुबर का था न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा। DM स्मिथ का था सीमांत अवस्थिति विचारधारा। और एलन प्रेड का था व्यवहारवादी विचारधारा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे विश्व के औद्योगिक प्रदेश यानी वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। प्रदेश मतलब क्या? ये वह क्षेत्र यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने केंद्रित हों और औद्योगिक भूदृश्य विकसित हों। साधारणतः किसी भी ऐसे क्षेत्र को जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित मिलते हैं औद्योगिक प्रदेश कह दिया जाता है। जैसे कि सुनते हैं हम लोग प्राय शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसको भी कह दिया जाता है, लेकिन ये वैसा बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक श्रृंखलाबद्ध बेल्ट होना चाहिए, एक पेटी होनी चाहिए। परंतु वास्तविक अर्थ में सिर्फ कुछ कारखानों के केंद्रित होने से ही किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की संज्ञा देना उचित नहीं है। यह सैकड़ों किलोमीटर से बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता एवं संबद्धता का है। इसी संबद्धता से औद्योगिक भूदृश्य उभरते हैं। किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा प्राप्ति के लिए उसमें औद्योगिक भूदृश्य का विकसित होना आवश्यक है। विश्व में उद्योग के प्रादेशिक वितरण में बहुत असमानता मिलती है। यह असमानता न केवल विश्व के विभिन्न देशों में प्रयुक्त किसी भी देश के विभिन्न भागों में तथा किसी औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा देश है तो सब जगह एक समान ही उद्योग मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। कहीं औद्योगिक कोई घना बसा क्षेत्र है, कहीं पर कम है। उद्योगों के वितरण एवं केंद्रीकरण में अधिक असमानता होने के कारण वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन करना कठिन होता है। यह कठिनाई इस कारण भी बढ़ जाती है कि उत्पादन कारखानों में होता है जो विश्व के मानचित्र पर कठिनाई से एक बिंदु के रूप में अंकित किए जाते हैं। कृषि प्रदेशों की तरह औद्योगिक प्रदेश विस्तृत क्षेत्र पर नहीं होते और न ही उत्पादन की उस प्रकार की समरूपता पाई जाती है। यद्यपि उपरोक्त मापक तत्वों के आधार पर उन क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जिनमें उद्योग केंद्रीभूत हों तथा औद्योगिक भूदृश्य विकसित मिलते हैं। तो मान लेते हैं, चलो ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। औद्योगिक प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं पर उस देश की राजनीतिक आर्थिक दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिसमें वह प्रदेश विशेष रूप से स्थित है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन अगर किया जाए उसको कुछ भागों में बांट लिया जाता है। जैसे सबसे पहले देखिए, यह उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश सबसे प्रमुख है, यानी USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसमें 3 देश आएंगे। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मध्य पूर्वी भाग में मिसौरी तथा मिसिसिपी नदी से लेकर अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर तक विकसित है। यानी कि ग्रेट लेक्स जो देखते हैं हम लोग, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो और यही ना नाम है, इसमें ना नाम है उसका। हाँ, 5 झीलें हैं। उसके आसपास का क्षेत्र फिर मिसिसिपी नदी है और अटलांटिक, यानी कि वह अमेरिका का पूर्वी तट है पर अत्यधिक उद्योग विकसित है, यानी जहाँ पर न्यूयॉर्क शहर स्थापित है। इसके अंतर्गत अल्पेशियन घाटियाँ, अल्पेशियन, पश्चिमी जॉर्जिया एवं उत्तरी मध्य अल्बामा पर्वत पद, यानी पर्वत का जो फुट हिल्स हुआ नीचे, वह पठारी भाग तथा कनाडा के पूर्वी भाग शामिल किए जाते हैं। यानी ग्रेट लेक्स के जो बाउंड्री बनाने वाले जो कनाडा के क्षेत्र है वो हम आता है इसमें। इस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वस्तु निर्माण उद्योग मिलते हैं। इसके प्रत्येक लघु प्रदेश में अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है जिनका निर्यात देश विदेश में होता है। संयुक्त राज्य की 75% जनसंख्या तथा 80% नगरों में रहने वाले लोग यही रहते हैं, यानी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र में। अतः यह प्रदेश स्वयं एक बड़ा क्षेत्र है। इस प्रदेश में वस्तु निर्माण उद्योग के लिए अधिकतर अनिवार्य तत्व एलिमेंट मिल जाते हैं। जैसे
लेकिन कुछ कच्ची सामग्रियाँ जैसे लोहा, लौह मिश्रित धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज एवं अनुपदार्थ इस प्रदेश में बाहर से मंगाए जाते हैं। पशु तथा वनस्पति से प्राप्त रेशेदार पदार्थ, लकड़ी, पेट्रोलियम, उर्वरक, खनिज, पेय पदार्थ, खाद्य सामग्री तथा वनस्पति तेल भी कुछ बाहर से ही मंगाना पड़ता है। लेकिन समुद्र के किनारे है, अतः ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लगता है। किंतु इस प्रदेश में कुछ कच्ची सामग्री का 1/3 ही प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों से मिलता है, यानी कि पूर्णतः निर्यातमुखी क्षेत्र है, तो उतना कच्चा पदार्थ किसी एक जगह पर कहाँ से प्राप्त होगा। 2/3 कच्ची सामग्री अर्थ निर्मित अथवा निर्मित वस्तुओं के रूप में होती है, जिनका उत्पादन अन्य प्रदेशों में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक कारखाने द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे कारखाने में कच्ची सामग्री के रूप में काम आती है। इससे कारखानों में अधिक श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है, जिससे औद्योगिक संश्लिष्ट विकसित हुए हैं, क्लस्टर विकसित हो जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में विशाल क्षेत्र पर औद्योगिक भूदृश्य मिलता है। इस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत निम्न विशिष्ट लघु प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड या यूएसए में है, दक्षिणी एल्पेशियन प्रदेश, मध्य अंध महासागरीय तटीय प्रदेश, न्यूयॉर्क राज्य का प्रदेश। तो कनाडा के औद्योगिक प्रदेश पहले देख लेते हैं। कनाडा के औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश के अनुसार ही हैं। यहाँ पर अधिकांशतया उद्योग पूर्वी भाग में ही संकेंद्रित है। कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक पेटी सेंट लॉरेंस घाटी और दक्षिणी ओंटारियो में अवस्थित है, यानी कि जो 49 डिग्री अक्षांश है जो अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करती है, इसी सहारे कनाडा का जितना भी उद्योग या शहर है सब इसी सहारे विकसित है। कनाडा के औद्योगिक प्रदेश में लोहा, इस्पात और मशीन अधिक महत्व के उद्योग हैं। इसके बाद कनाडा में दूसरे स्थान पर आने वाले उद्योग हैं लुगदी, कागज और अन्य लकड़ी से बने सामान के उद्योग, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग खाद्य पदार्थों का है। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड यानी यूके आता है, मतलब यही सबसे प्रमुख है, और जर्मनी है तो यह यूरोप का इंजन है। पश्चिमी यूरोप औद्योगिक क्रांति की जन्मभूमि तथा औद्योगिक उत्पादन का अग्रदूत रहा है। यद्यपि अब संयुक्त राज्य के बृहद औद्योगिक प्रदेश का तीव्र गति से विस्तार एवं विकास हो गया है, तथापि यूरोप में अब भी फ्रांस, यूके तथा जर्मनी के सम्मिलित उद्योग में लगे लोगों की संख्या संयुक्त राज्य के बराबर है, यानी यूएसए के बराबर है। पश्चिमी यूरोप में एक बृहद औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन से लेकर मध्य पोलैंड तथा पो नदी की घाटी, मतलब रोम तो टाइबर नदी के किनारे है, लेकिन पो भी कहाँ है तो इटली में है, पो नदी की घाटी और स्वीडन तक विस्तृत है। यह बृहद औद्योगिक प्रदेश कई तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद औद्योगिक प्रदेश से मिलता जुलता है। दोनों में से संबंधित, यहाँ देखिए, दोनों से संबंधित महाद्वीप के अधिकांश कारखाने केंद्रित हैं। दोनों ही जगह वस्तु निर्माण उद्योग घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों में विस्तृत है। दोनों ही औद्योगिक प्रदेशों में परिवहन मार्गों का घना जाल बिछा है। इसमें प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश में अधिकतर बड़े नगर तथा अधिकतर बड़े बंदरगाह स्थित है। जैसे वहाँ पर न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा एक जो पोर्ट है उसमें से आता है, तो यहीं पर रोटरडम ये सबसे बड़ा दुनिया का बंदरगाह माना जाता है। यूरोप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश जिनमें भारी उद्योगों की प्रधानता है, उनमें ब्रिटेन और मध्य यूरोप के कोयले की खानों वाले क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर सागर तटीय औद्योगिक प्रदेश तथा ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश यूरोपीय उद्योग के हृदय स्थल हैं। इन प्रदेशों से किसी भी दिशा में दूर जाने पर उद्योगों की साधारणतः सामान्य सघनता कम होती जाती है, तथापि एक दूसरे से वियना कुछ अन्य औद्योगिक प्रदेश मिलते हैं, यानी एक दूसरे से अगर दूर कुछ है कोई, तो जो वियना है वो एक अलग औद्योगिक प्रदेश से मिलता है। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश को हम लोग कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे उत्तरी सागर तटवर्तीय प्रदेश, नॉर्थ सी की बात हो रही है, तो इसमें कौन कौन आएगा? यूनाइटेड किंगडम का औद्योगिक प्रदेश, इंग्लिश चैनल तो एक तरफ इंग्लैंड फ्रांस भी आएगा, यानी पेरिस औद्योगिक प्रदेश, फ्लैंडर्स व एम्स्टर्डम रॉटरडम औद्योगिक प्रदेश, यानी यह जर्मनी का क्षेत्र हो गया। भूमध्य सागरीय औद्योगिक प्रदेश, मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला क्षेत्र। आंतरिक औद्योगिक प्रदेश जिसमें रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, सांबे कैम्पाइन औद्योगिक प्रदेश, ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश
लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी इटली औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी स्कैंडिनेविया प्रदेश। यूरोप के अन्य औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वी जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश ऊपरी साइलेसिया आदि आते हैं इसमें। और दूसरा है रूसी फेडरेशन यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें कौन कौन क्षेत्र आएंगे? मध्य औद्योगिक प्रदेश, यूक्रेन का औद्योगिक प्रदेश और काला सागर तटीय प्रदेश आदि आते हैं। पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन होगा? पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः जापान, चीन और भारत के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे जापान के औद्योगिक प्रदेश। तो जापान के औद्योगिक विकास का इतिहास अपेक्षाकृत बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था। जिस समय भारत से गुलाम होने की प्रक्रिया में था उस समय, या भारत में जिस समय अंग्रेजों ने शासन आरंभ किया और भारत का विऔद्योगिकरण शुरू कर दिया था, उसी समय जापान जो गुलाम होने के डर से जापान की सरकार ने औद्योगिकरण को आरंभ कर दिया। तो 1850 ईस्वी के पहले परंपरागत हस्त उद्योग विकसित अवस्था में थी वहाँ पर। इन्हीं उद्योगों के आधार पर 1870 ईस्वी के बाद जापान के आधुनिक औद्योगिक विकास की नींव पड़ी। हस्त उद्योग से यंत्र चालित उद्योग के परिवर्तन के क्रम में सर्वप्रथम परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन पर ही बल दिया गया। रेशमी कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोशाक, खिलौने तथा अन्य कलाकारी की वस्तुओं का उत्पादन पूर्ववत रहा। अंतर केवल इतना हुआ कि अब छोटे व्यवस्थित कारखानों में के बदले अब मोटर चालित यंत्रों का इस्तेमाल आरंभ हो गया, जिससे उत्पादन बढ़ गया। वर्ष 1948 के बाद जापान और संयुक्त राज्य के संबंध में सुधार हुए तथा औद्योगिक पुनरुद्धार की नीति अपनाई गई। वर्ष 1950 में कोरिया युद्ध से जापान में निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ी। इसके बाद जापान का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। अब जापान का औद्योगिक आधार प्रचुर सुदृढ़ हो गया। जापान में 4 प्रधान औद्योगिक प्रदेश कौन? क्वांटो का मैदान, किंकी प्रदेश, नगोया एवं कीता क्यूसु। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी समुद्र तट पर ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन में औद्योगिक विकास का सूत्रपात वर्ष 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद ही हुआ। वर्ष 1949 में से 1952 के बीच प्राचीन आर्थिक परंपरा को नष्ट करके उसकी जगह कम्युनिस्ट सरकार की नीति के अनुकूल आर्थिक व्यवस्था कायम हुई। वर्ष 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए भारी उद्योग पर अधिक बल दिया गया। वर्ष 1978 से चीन न अर्थतंत्र के आधुनिकीकरण एवं पश्चिमी देशों से व्यापार संबंध बढ़ाने में बल दिया, बल्कि उसने क्या किया? बहुत कुछ काम किया, लेकिन वह अपना व्यापार क्लोज कर दिया, यानी कि पश्चिम के जो देश थे उनसे कट कर दिया था। लेकिन 1978 के बाद वो गेट खोला। उसके बाद क्या हुआ तो देखिए। अतः औद्योगिकरण में पुनः पिछले दशक में तीव्र वृद्धि हुई और चीन एक औद्योगिक प्रदेश बन गया। कौन कौन? तो दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र। दक्षिणी मंचूरिया में भारी उद्योगों की प्रधानता है। भारी, यहाँ लोहा इस्पात और धातु के सामान तैयार करने वाले अनेक कारखाने हैं। सबसे पुराना लोहा इस्पात का कारखाना औंसान में, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, और भारत में तो 1907 में ही हुई थी। देखिए, भारत में औद्योगिकरण पहले हुआ, लेकिन चीन का जो रफ्तार है वह 1990 के बाद इतना तीव्र बढ़ा कि वह भारत से बहुत आगे चला गया है। उत्तरी चीन का औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश होपे, शांतुंग और शेंसी प्रदेश में पड़ता है। इस प्रदेश में भी लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। लौह इस्पात के कारखाने सिकिंगसान, तेयुयान, टांगसान और टिएनसियान में स्थित हैं। और यांगटीसी-कियांग घाटी प्रदेश, यांगटीसी-कियांग जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यांगटीसी-कियांग नदी की घाटी में लघु औद्योगिक प्रदेश है। घाटी के निचले भाग में संघाई प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। संघाई जो बंदरगाह है वो भारत के जो 12 मेजर पोर्ट हैं उनका जो कुल क्षमता है उससे अधिक अकेले संघाई का जो पोर्ट है इसका क्षमता है। कैंटन औद्योगिक प्रदेश, कैंटन भी संघाई की तरह विविध उद्योगों का केंद्र है। कैंटन में उद्योग कोलुन रेल मार्ग के किनारे स्थित नगरों में केंद्रित है। यहाँ रेशमी, सूती वस्त्र, जूट, मिट्टी के बर्तन तथा जलयान उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है।
अन्य केंद्रीय स्थल में देखिए यहाँ पर उपयुक्त औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त चीन में कुछ नए औद्योगिक केंद्र स्थलों का विकास हुआ है जो कालक्रम में औद्योगिक क्षेत्र बन सकते हैं। जैसे वर्ष 1950 के पहले चीन के अधिकांश उद्योग समुद्र तटीय नगरों में ही स्थापित थे। हांगकांग औद्योगिक प्रदेश कैंटन से 95 किलोमीटर दूर एवं पूर्व ब्रिटेन उपनिवेश चीन का मुक्त बंदरगाह है। हांगकांग भी पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। महत्वपूर्ण स्थिति तथा बंदरगाहों की सुविधा के कारण ही हांगकांग का औद्योगिक विकास हुआ है। अब भारत के औद्योगिक प्रदेश थोड़ा देख लेते हैं। भारत में बहुत बृहद पैमाने के उद्योग का विकास बहुत बाद में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध काल के पहले भारत में केवल सूती वस्त्र उद्योग का ही अधिक विकास हुआ था। पहला सफल इस्पात कारखाना जमशेदपुर में 1907 में स्थापित हुआ। इसके पहले ब्रिटिश सरकार विविध आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रणों द्वारा भारत में औद्योगिकरण को प्रभावित करती थी, यानी कि वह औद्योगिकरण नहीं किया, विऔद्योगिकरण कर दिया था। भारत में निम्न औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे पहला है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए झारखंड बंगाल औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत दो स्पष्ट उपप्रदेश होते हैं, एक कोलकाता हुगली और एक दामोदर घाटी। तो झारखंड में कौन कौन? रांची, टाटा यानी जमशेदपुर, बहुत सारे उद्योग यहाँ पर हैं। धनबाद में भी कोयला बेल्ट है और कलकत्ता में कोलकाता हुगली का क्षेत्र आता है। दूसरा पुणे मुंबई औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता रही है। मुंबई टू पुणे, यहाँ मुंबई से सोलापुर तक पश्चिमी रेलवे के किनारे वस्त्र बनाने वाले कारखाने स्थित हैं। वस्त्र के अतिरिक्त मुंबई में रासायनिक उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। चेन्नई कोयम्बटूर, बेंगलोर में भी वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। कोयम्बटूर सूत काटने का केंद्र है। सूत मदुरा तथा अन्य छोटे छोटे केंद्रों में वस्त्र बनाने के लिए जाता है। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग कारखाने, कॉफ़ी की मिलें, तेल की मिलें, सीमेंट तथा चमड़े तथा साबुन के उद्योग स्थापित हैं। भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, बालासर प्रदेश। यह खंबात की खाड़ी के चतुर्दिक अर्थवृत्ताकार इस प्रदेश में पेट्रो रासायनिक एवं वस्त्र उद्योग विकसित है। तो कौन हो गया? तो यह मुख्यतः गुजरात का क्षेत्र है। एशिया में बृहद पेट्रोल शोधक कहाँ है? तो जामनगर, इसके पार्श्व यानी इसके पीछे ही है, यहीं पर है। सूरत भारत का सबसे बड़ा हीरा तराशने का केंद्र है। बंदरगाहों की सुविधा स्थानीय पेट्रोल उत्पादक एवं उपलब्धता इस प्रदेश के विकास में सहायक है। इसकी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थिति भी लाभप्रद है। तभी तो दिल्ली मुंबई के बीच में अहमदाबाद और मुंबई के बीच में क्या चल रहा है? तो पहला बुलेट ट्रेन पर प्रोजेक्ट जारी है। लघु औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन आएगा? तो असम घाटी में चाय, चावल, आटा आदि विविध खाद्य पदार्थ से तैयार करने वाले उद्योग हैं। नून माटी और बोगाई गांव में अब पेट्रोल शोधक कारखाने भी स्थापित हो चुकी हैं, जिससे रासायनिक उद्योगों के विकास में सहायता मिली है। अभी हाल ही में यहाँ पर आग लगा हुआ है। दार्जिलिंग तराई प्रदेश भी चाय एवं विविध खाद्य पदार्थों से संबंधित उद्योग हैं। दिल्ली, मेरठ, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद के चतुर्दिक क्षेत्र में मोटर कार, स्कूटर, सॉफ्टवेयर लघु उद्योग विकसित हो चुका है। इसी तरह बेंगलोर अब IT का हब हो चुका है। दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में औद्योगिक विकास के प्रगति नहीं होने के प्रमुख कारणों में क्या रहा कि पूंजी का अभाव, शक्ति साधनों तथा कुशल श्रमिकों की कमी तथा परिवहन के साधनों की कठिनाई उल्लेखनीय है। यद्यपि कुछ देशों में औद्योगिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फलतः दक्षिण अमेरिका में कुछ औद्योगिक केंद्र जैसे ब्राज़ील का पठार में रियो डी जेनेरो, साओ पोलो के बीच विकसित है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स के आसपास और मध्य चिली के आसपास, मध्य चिली में, चिली का जो मध्य है वहाँ पर कोलंबिया पठार, बगोटा, मेडेलिन तथा काली में पाए जाते हैं। और अफ्रीका का औद्योगिक प्रदेश, तो अफ्रीका महादेश उद्योग के क्षेत्र में सबसे कम विकसित है। दक्षिण अफ्रीका संघ में ही बृहद पैमाने के उद्योग अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक विकसित हैं। जिम्बाब्वे, मिस्र, अल्जीरिया तथा मोरक्को में भी कुछ उद्योग पाए जाते हैं, किंतु सामान्यतः उद्योग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। तो सामान्यतः उपयोग वाले यानी डेली उत्पादन की वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कंज्यूमर गुड्स। दक्षिण अफ्रीका संघ के दक्षिणी ट्रांसवाल में आधुनिक श्रृंखलाबद्ध उद्योगों का विकास हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका संघ के समुद्र तटीय केंद्रों में भी विविध उद्योग मिले हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन, ईस्ट लंदन और तथा केप टाउन प्रमुख है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के औद्योगिक प्रदेश। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है, पर वर्ष 1930 के बाद यहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ। दो विश्व युद्धों के कारण यहाँ औद्योगिकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया प्रांतों के समुद्र तटीय नगरों में है। सिडनी तथा मेलबर्न प्रधान औद्योगिक नगर हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड कृषि की अपेक्षा पशुपालनकारी देश है, क्योंकि पशुपालन यहाँ एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ ऑस्ट्रेलिया से 10 गुनी भेड़ें हैं तथा मवेशी है। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया प्रांतों के समुद्र तटीय प्रदेशों में दिखता है। यहाँ सिडनी तथा मेलबर्न प्रधान औद्योगिक नगर हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग अल्प विकसित देशों में विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण की क्या मार पड़ी है, प्रभाव नहीं, मार देखेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय होता है, यानी एकीकरण हो जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम अथवा मानवीय पूंजी का विभिन्न देशों के बीच निर्बाध प्रवाह हो सके। और वैश्वीकरण के 4 प्रमुख अंग होते हैं। जैसे पहला, व्यापार अवरोधकों को कम करना, यानी हर्डल को कम किया जाएगा ताकि वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर आदान प्रदान हो सके। दूसरा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना ताकि विभिन्न देशों के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। ऐसा वातावरण बनाना ताकि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके। ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। अल्प विकसित देशों के निर्माण क्षेत्र में वैश्वीकरण का तात्पर्य है विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों एवं निगमों के आने के लिए मार्ग प्रशस्त करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना तथा इनके मार्ग में आने वाली अड़चनों, प्रतिबंधों एवं अवरोधों को हटाना। विकासशील कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देना। व्यापार में मात्रात्मक एवं गैर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। निजीकरण एवं उदारीकरण को बढ़ावा देना। ये सब किसका काम है? तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसका ये सब ध्येय वाक्य है। इस तरह से वैश्वीकरण का अर्थ है विकासशील अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ताकि वह विश्व के देशों से प्रतियोगिता करते हुए तेजी से विकास कर सके। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से विश्व के देशों में बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लागू होने से आर्थिक सुधारों की गठरी में भूमंडलीकरण एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भूमंडलीकरण के प्रभाव और किस पर? तो विकासशील देशों पर। तो विकासशील देशों की वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व निर्यात में योगदान बढ़ा है। विकासशील देशों में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। निर्यात की तुलना में आयात में लेकिन कहीं अधिक वृद्धि हो गई। 80 और 90 के दशक में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें, यानी 80 और 90 के दशक में सकल देशी उत्पाद की जो वृद्धि की दरें थी वह बढ़ी है। भूमंडलीकरण उपरांत काल में गरीबी कम करने की प्रक्रिया का मंद पड़ जाना भी एक कारण है। सकल देशीय उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के साथ रोजगार में गिरावट आई है। आगे देखते हैं यहाँ पर हम पर्यटन उद्योग। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान में कोरोना के कारण यह उद्योग पूरा का पूरा चौपट हो चुका है। जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से पर्यटन वाले देश कौन कौन से हैं जिनको पर्यटन पर वे आश्रित कहे जाएंगे? तो मुख्य रूप से इजिप्ट, थाईलैंड और अनेक द्वीपीय राष्ट्र जैसे कि किसी के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने माल और सेवाओं के व्यापार से ये देश बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। सेवा उद्योग में रोजगार के अवसर पर्यटन से जुड़े हैं। इन सेवा उद्योगों में परिवहन सेवाएं जैसे क्रूज, पोत
और टैक्सियाँ निवास स्थान जैसे होटल और मनोरंजन स्थल तथा अन्य अतिशय उद्योग सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। दूसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ने दैनिक कार्य प्रणाली जैसे रेलवे, विमानन आरक्षण, बीमा, बैंकिंग, टेलीफोन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, आणविक जीव विज्ञान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है तथा अनेक कठिनाइयों से हमें निजात दिलाया है। संचार क्रांति के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में क्रय विक्रय करना, बिलों का भुगतान या स्थानांतरण आदि महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य इंटरनेट पर हो रहे हैं। आज ईमेल, ई बिजनेस, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ई चैट, ई कैश, ई कॉमर्स और ई कंसल्टेंट, ई फैक्स, ई प्रोक्योरमेंट आदि शब्द निरंतर सुनाई देते हैं। यानी कि जो पहले होता था उसमें ई लग गया, मतलब हो गया वह इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रतिदिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं जिसे प्रौद्योगिकी बदल रही है। और इसमें ई बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रथम अक्षर। आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान वृद्धि। तो शैक्षणिक अनुसंधान से तात्पर्य उस अनुसंधान से होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, उसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, आयामों, प्रतिक्रियाओं आदि के विषय में नवीन ज्ञान का सृजन करना, वर्तमान ज्ञान की सत्यता का परीक्षण, उसका विकास एवं भावी योजनाओं की दिशाओं का निर्धारण करना होता है। टेकर्स ने शिक्षा अनुसंधान को एक ऐसी क्रिया माना है जिसका उद्देश्य शिक्षा संबंधी विषयों पर खोज करके ज्ञान का विकास एवं संगठन करना होता है। तो आज हम लोग क्या देखें? तो आज हम लोग मुख्य रूप से देख लिए औद्योगिक जो ज्योग्राफी था और उसमें भी क्या देख लिए? तो औद्योगिक जो ज्योग्राफी है उसमें विश्व ज्योग्राफी में विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं और साथ में ही भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं, इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।